नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या सखा वेलनेस से। आज का ये वीडियो बेहद कीमती होने वाला है उन सभी के लिए जो जूझ रहे हैं गंभीर बीमारियों से और नहीं पा रहे हैं वैसा इलाज जैसा उन्हें ज़रूरत है। ये वीडियो आपके जानकार, रिश्तेदार, दोस्त यार, आस पड़ोसी, उन सभी में अगर कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत है उनको ज़रूर दिखाएं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे शरीर की कार्यप्रणाली चलती है और क्यों गंभीर बीमारियां होने लगती हैं। आखिर क्या हैं वो कारण आप जानेंगे साइंटिफिक वे में, ज्योतिष तरीके से, और कैसे सखा वेलनेस की पैथी आपको हेल्प करती है उन सभी गंभीर बीमारियों से निजात पाने में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 30 to 40 मिनट्स का। पेशेंस रखें और पाएं पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। लेट्स स्टार्ट। प्रणाम दोस्तों, मैं सखा वेलनेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ जो उपस्थित हुए हैं वो इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हम आप लोगों को उस वैज्ञानिक खोज के बारे में बता सकें जिस वैज्ञानिक खोज को आप सबसे छुपाया गया, या ऐसा कहिए कि आपके पास उसके संबंध में कम जानकारी पहुंची। और वो एक ऐसी खोज है जो इस जगत से बीमारी का नामो निशान मिटा सकती है और साथ साथ हमारी दुनिया को एक नए आयाम पे पहुंचा सकती है। तो आज हम उस पूरी खोज के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग बहुत शांति के साथ इस पूरे वीडियो को समझिए, जिससे आपको अपनी बीमारी, अपने शरीर के विज्ञान का और जो सखा वेलनेस की थेरेपी है उसके बारे में आप सबको पूरी नॉलेज इसमें मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं हमारे शरीर के निर्माण के बारे में। शरीर का निर्माण आपकी बिल्डिंग के निर्माण से बहुत ज़्यादा पृथक नहीं है। जिस तरीके से आप जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका सबसे पहले नक्शा बनाते हैं, यही नक्शा विज्ञान की भाषा में शरीर में डीएनए बोला जाता है। यह डीएनए हमारे माँ बाप से हमें मिलता है और उस डीएनए में इस बात का पूरा नक्शा होता है कि कैसे हमारे शरीर का डेवलपमेंट होगा, हमारे शरीर में किस किस तरीके से क्या क्या बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद होता है कि डीएनए को निर्माण करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे नक्शे को यथार्थ में उतारने के लिए आप नक्शा बनने के बाद सबसे पहले किसे बुलाते हैं? नक्शा बनने के बाद सबसे पहले एक ठेकेदार आता है, एक मिस्त्री आता है, एक मजदूर, आप इन सबको इकट्ठा करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में जो है वो सेल्स का निर्माण की जरूरत पड़ती है। तो सेल्स के निर्माण करने के लिए साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल, ये जरूरत पड़ती है हमारे सेल्स के निर्माण के लिए। और सेल्स का जब निर्माण हो जाता है उसके बाद सेल का निर्माण आगे बढ़ के जो है वो हमारे शरीर के ऑर्गन्स के निर्माण की तरफ बढ़ता है। अब ये सेल्स के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल ऐसा ही आपको बिल्डिंग में ज़रूरत पड़ती है कि बिल्डिंग में आपको रेता, बजरी, आपको ईंटा, आपको सीमेंट, आपको लोहा, ये सब चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो फिर धीरे धीरे आप एक तरफ शरीर के निर्माण के लिए आप सेल्स का निर्माण शरीर करता है और बिल्डिंग के निर्माण के लिए वो ईंटें एक के ऊपर एक रख के सब बिल्डिंग का निर्माण करती हैं। ऑर्गन को अगर समझना हो बिल्डिंग की भाषा में तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बिल्डिंग में किचन होता है, आपका टॉयलेट होता है, बेडरूम होता है, आपका एक जगह डोर लगा होता है, एक जगह खिड़की लगी होती है, इसी तरीके से हमारे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं। तो शरीर के ऑर्गन्स का जो है सेल्स के माध्यम से निर्माण होता है। अब देखिए, सेल्स एक ही है, एक ही प्रकार का सेल्स है, लेकिन उसी सेल्स को किस प्रकार के ऑर्गन बनने हैं उसी से काम किया जाता है। जिस प्रकार ईंटा, बजरी, सीमेंट, रेता, लोहा,
इन सब से ही बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग में अलग अलग कमरे भी इन्हीं से बन रहे हैं। उसी प्रकार आपके शरीर में सेल्स ही अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स का निर्माण करता है। अब ये निर्माण सारा हो जाने के बाद हमारा एक पूरा शरीर तैयार होता है। जैसे कि हमारी एक पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है रेता बजरी सीमेंट से, उसी प्रकार एक हमारा शरीर तैयार हो जाता है। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन आपके लिए लगेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारा जो मस्तिष्क होता है वो भी एक ऑर्गन ही होता है, वो भी एक पार्ट होता है। ये ऐसा समझ लीजिए कि मस्तिष्क को कुछ लोग बहुत बहुमूल्य मानते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी जो छोटे छोटे नाखून हैं इनका कोई काम नहीं। लेकिन शरीर में हर एक का अपना अपना काम है। जिस प्रकार एक मालिक एक जब फैक्ट्री बनाता है तो चुनाव करता है कि कौन उसमें जो है मैनेजर रहेगा, कौन क्लर्क रहेगा, कौन मजदूर होगा, तो उसी प्रकार हमारे शरीर में हमारे डीएनए के माध्यम से ही ये चीज़ें तय होती हैं कि हमारे शरीर में किस किस अंगों को क्या क्या काम करने हैं, और वो उन्हीं अंगों को वो काम करने चाहिए, तभी शरीर सुचारू रूप से चलता है। लेकिन फिर एक दिक्कत खड़ी होती है जो हमें बीमारी के रूप में नजर आती है। बीमारी कैसे होती है उसको थोड़ा समझ लें। जब हमारे शरीर में हमारे जो अंगों में, ऐसा समझ लीजिए, जो सेल्स के माध्यम से एनर्जी जा रही है, वो सेल्स कभी कभी फ्री रेडिकल के रूप में काम करने लगते हैं। फ्री रेडिकल्स ऐसे ही होते हैं जैसे कि उनको जो काम दिया गया है उसके अतिरिक्त भी काम करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति क्लर्क है, लेकिन वो क्लर्क जो है वो ये कहे कि अब हम मैनेजर का भी काम करने लगेंगे, या फिर वो कहे कि अब हम कोई काम ही नहीं करेंगे, हम तो फैक्ट्री में घूमते रहेंगे, या कभी वो जाके क्लर्क चपरासी के साथ खड़े होकर बीड़ी पीने लगे, तो ये फ्री रेडिकल्स बोला जाता है। जब बॉडी में हमारे सेल्स फ्री रेडिकल्स के रूप में अलग अलग जगह जाके काम करने लगते हैं तो बीमारी का जन्म होता है। तब आपके ऑर्गन्स को तो आप भटकने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं और वो उस प्रकार काम नहीं करता जिस प्रकार काम करना चाहिए था। इन्हीं सब ऑर्गन्स को संभालने के लिए, इन्हीं सब ऑर्गन्स को व्यवस्थित रखने के लिए दिमाग का निर्माण किया गया है कि दिमाग को कहा गया है कि तुम इन ऑर्गन पे निगाह रखना और इन्हें बताते रहना कि ये किस तरीके से काम करें। तो दिमाग वो करता भी है, लेकिन दिमाग मैनेजर की तरह किसी कर्मचारी से ये तो कह सकता है कि तुम ये काम करना, लेकिन यदि उस कर्मचारी के अंदर किसी प्रकार का लालच आ गया है, किसी प्रकार का भ्रम आ गया है, किसी प्रकार का ईगो आ गया है, तो हो सकता है कि वो कर्मचारी मैनेजर को तो कहे कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर वैसा काम ना करे, और उस कंडीशन में फैक्ट्री में अव्यवस्था फैल जाएगी और उस अव्यवस्था की वजह से मैनेजर को तनाव होगा। तो हमारे ऑर्गन जब सही काम नहीं करते हैं तब हमारे मस्तिष्क को तनाव होता है, और जब हमारे मस्तिष्क को तनाव होता है तो हमारा मस्तिष्क सही से इन ऑर्गन पे और निगाह नहीं रख पाता और फिर हमारे ऑर्गन्स में और तरीके की दिक्कतें पैदा होती हैं। ये शरीर की पूरी एक तरीके की व्यवस्था है जिस व्यवस्था से पूरा शरीर चलता है और बीमारी भी होती है। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है, और वो बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे जीन कोड में ही ये लिखा हुआ है कि फला ऑर्गन को ये काम करना है, फला आपके जो सेल्स होते हैं या एटम्स बोल लीजिए, उन एटम्स को ऐसे वर्क करने हैं, तो वो एटम जो हैं फ्री रेडिकल क्यों हो जाते हैं, ये एक प्रश्न है। तो ये इसलिए फ्री रेडिकल्स के रूप में हो जाते हैं, तो उसके संबंध में अगर आप देखें तो 4 तरीके की चीजें जिम्मेदार बताई जाती हैं। ठीक है, तो 4 तरीके की वो चीजें क्या हैं?
तो ये जो 4 तरीके की जो बीमारियों के कारण मुख्यतः बताए जाते हैं, उसमें सबसे पहला कारण है वायरस, दूसरा है जेनेटिक, तीसरा है स्ट्रेस और चौथा है खान पान। वायरस आप सिंपली भाषा में समझ सकते हैं कि आपके घर के अंदर यदि चोर घुस आएं और वो घर में आके लूट फूट करने लगें या तोड़ फोड़ करने लगें, उनको ही वायरस बोला जाता है। उनसे लड़ने के लिए घर के रहने वाले सदस्य जो उनको भगा सकते हैं, उनका ही उपयोग किया जाता है। तो घर में रहने वाले सदस्य जो कि इनको भगाने के काम आते हैं, उन्हीं को इम्यूनिटी बोलते हैं। तो किसी भी वायरस से लड़ने में इम्यूनिटी काम आती है। इम्यूनिटी के संबंध में हम पहले भी एक वीडियो बना सकते हैं, आप चाहें वहां देख सकते हैं जाके। दूसरा कारण होता है, जैसे मान लीजिए बताया गया कि जेनेटिक कारण बताया गया। जेनेटिक का मतलब है कि जिस समय नक्शा बनाया जा रहा था, जेनेटिक कारण का मतलब जिस समय नक्शा बनाया जा रहा था, उस नक्शे में ही कुछ भूल कर दी गई थी। उस नक्शे में भूल की वजह से ही आप में बीमारियां पैदा होती हैं। अब नक्शे में भूल कैसी होती है, इसको आप समझ लें, बहुत सामान्य सी भाषा। अगर नक्शा गलत बना हो, अगर ऐसा बना हो कि किचन के सामने ही लैट्रीन बना दी गई हो, बिल्कुल किचन, यहां खाना बन रहा है, सामने एक आदमी लैट्रीन जा रहा है, तो ये अपने आप में एक डिस्टरबेंस का काम करेगा। आप खुद महसूस करके देख लो कि आपकी लैट्रीन के सामने ही खाने का रूम बना हुआ है, तो ये एक तरीके की जेनेटिकली मिस्टेक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके जो माता पिता होते हैं, वो किन्हीं तनाव की अवस्था में या बीमारी की अवस्था में या उनको कोई प्रॉब्लम चल रही हो, उस अवस्था में जब बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय उनके दोनों के संबंधों के समय में एक मिस्टेक हो जाती है, एक नक्शा बनाते वक्त जो है वो गड़बड़ी हो जाती है, जो गड़बड़ी आगे चल के बड़ी बीमारी के रूप में आपको दिखाई देती है। तो इसे हम जेनेटिक बीमारी बोल सकते हैं। एक तीसरा कारण हम मान लेते हैं खान पान को। खान पान को अगर हम तीसरा कारण मान लें, तो खान पान क्या करता है, इसको भी समझने की जरूरत है। खान पान असर डालता है बहुत ज्यादा। कैसे? जैसे इस समय पूरी दुनिया में ये बात चल रही है कि हम लोग इनऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारी हो रही। अब इसको आप समझें कि इनऑर्गेनिक फूड कैसे हमारे शरीर में बीमारी का कारण बनता है। फर्टिलाइजर क्या है, आप उसको समझें। फर्टिलाइजर का मतलब है एक ऐसा तत्व जो आपके खाने को ये बताता है कि उसको जल्दी बढ़ना है और उसको समय से ज्यादा तेजी से ग्रो करना है। क्योंकि फर्टिलाइजर इसलिए यूज करते हैं कि उसमें बहुत तेजी से वो ग्रो करे, संख्या उसकी ज्यादा हो जाए। हम उसमें ये नहीं देखते कि वो ताकतवर कितना है, हम उसको ये देखते हैं कि उसकी संख्या कितनी है। तो इसको एक तरीके का कहा जाएगा कि फॉल्स ही हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो फॉल्स के लिए भी एक पावर चाहिए होती है। अब वही फर्टिलाइजर जब हम खाते हैं, तो सपोज दैट कि एक व्यक्ति जो कि चालाकियों से धनपति बना हो और वो यदि आपकी फैक्ट्री में आ जाए, जो आपकी बॉडी है आपकी फैक्ट्री में आ जाए, और उस फैक्ट्री के जो ऑर्गन हैं जिनको काम करने के लिए अलग अलग बनाया गया है, सपोज दैट एक ऑर्गन है जिसका काम चपरासी की तरह है, और वो चपरासी के पास जाए वही भोजन, तो और चपरासी के अंदर भी यही सोच आए कि हमें जल्दी से बड़ा हो जाना है, तो ऐसी कंडीशन में चपरासी वो काम नहीं करेगा जो उसको करना था, बल्कि वो धीरे धीरे और कामों में रस लेने लगेगा, जो कि मैनेजर करते हैं या क्लर्क करते हैं या बाबू करते हैं, उनमें रस लेने लगेगा। और इससे शरीर की सुरक्षा व्यवस्था में छेद होगा, फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होगी। तो इसे एक तरीके से खान पान के माध्यम से डिस्टर्बेंस होता है। जैसे खान पान में हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसमें कई तरीके के हमें प्रोटीन्स या विटामिन्स जो मिलने चाहिए थे, सप्लीमेंट्स मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल पाते। तो जब वो सप्लीमेंट्स नहीं मिल पाते हैं और खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो हमारे जो सेल्स होते हैं जिनके माध्यम से हमारे ऑर्गन तक संदेश पहुंच रहे होते हैं, उन सेल्स को एक तरीके का पूर्ण भोजन नहीं मिल पाता और वो आगे जाके हमारे ऑर्गन को वो सपोर्ट नहीं कर पाते जो करना चाहिए था। तो ऑर्गन में भी एक कमजोरी आने लगती है
और जिसकी वजह से ऑर्गन कमज़ोर पड़ता है और उसकी कार्य प्रणाली खराब होती है। तो खाने का बहुत असर है, इसीलिए खाने पे सबसे ज़्यादा बात की जाती है, क्योंकि हम खाने को देखते हैं, हम खाने को सबसे ज़्यादा इंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं। लेकिन खाना अंदर जाके ऐसे ऐसे आपके अंगों को खराब करता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं स्ट्रेस के ऊपर। तो स्ट्रेस के सिंपली है, जब आपके शरीर की कार्य प्रणाली बिगड़ जाएगी, आपके ऑर्गन वैसे वर्क नहीं करेंगे जैसे करना चाहिए, उससे दिमाग को एक स्ट्रेस पैदा होगा। उस स्ट्रेस में दिमाग की कार्य प्रणाली खराब होगी और दिमाग का काम होता है आपके शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाना। फिर दिमाग उनको सुचारू रूप से नहीं चला पाएगा तो फिर एक्सीडेंट होगा, फिर परेशानियां बढ़ेंगी। तो ये 4 मेन प्रोसेस हैं। तो यहाँ तक तो आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में बीमारियों का सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारे शरीर के जो एटम्स होते हैं, जो कि सेल से और ऑर्गन तक के बीच का जो तार होता है, वो एटम जो है फ्री रेडिकल के रूप में जब काम करने लगते हैं तब हमारे अंगों में बीमारियों का जन्म होता है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। जिनको ये ना समझ में आया हो वो दोबारा से वीडियो देखें बहुत शांति के साथ, और उनको यहाँ तक बात समझ में आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अब शुरू करते हैं कि सखा वेलनेस की जो पैथी है वो किस तरीके से काम करती है। सखा वेलनेस की पैथी के 4 मुख्य स्तंभ हैं। उन चारों मुख्य स्तंभों को समझना पड़ेगा, वो मुख्य स्तंभ कैसे कैसे काम करते हैं। सखा पैथी का एक स्तंभ है ज्योतिष, दूसरा स्तंभ है रागा, तीसरा स्तंभ है आपका हाइड्रोजन और चौथा स्तंभ है योग निद्रा। ये 4 सखा पैथी के स्तंभ हैं। यदि इन चारों के बारे में आप अलग अलग नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल पड़ेगी ये समझना कि ये कैसी पैथी है जो जादुई तरीके से काम करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। यूं तो हम ज्योतिष के बारे में करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम पहले हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। और हाइड्रोजन के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपको इसके पूरे विज्ञान के बारे में बता रहा हूं, हाइड्रोजन कैसे वर्क करता है। तो अगर कोई व्यक्ति हाइड्रोजन के बारे में जानना चाहता है, और कई लोग ऐसे कहते हैं कि हाइड्रोजन पे तो कोई शोध नहीं हुआ, हाइड्रोजन पे तो कोई काम नहीं हुआ, आप हाइड्रोजन की बातें कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, ये कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, तो उनको ये जान लेना चाहिए। यहाँ एक किताब लगी हुई है, हाइड्रोजन मेडिसिन। इस किताब को आप देख सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, मार्केट में जाके ले सकते हैं। इस किताब में जो डॉक्टर थे, तो उन डॉक्टरों ने जो खोज की, खोज को करते वक्त बहुत ज़्यादा हैरानी जताई है। हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स क्या हैं? फ्री रेडिकल्स, जैसे मैंने बताया कि फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम्स हैं जो कि भटक गए, जो कि अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जो कि अब किसी के कहे पे नहीं चल रहे, जबकि उन्हें किसी के कहे पे चलना चाहिए था। आप चाहे घर की व्यवस्था हो, आपके घर में भी एक बालक हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, यदि वो अपने नियमों को छोड़ के और कामों में लग जाते हैं तो घर की व्यवस्था गिर जाती है। फैक्ट्री में हो, आपके प्रशासन में हो, आपके राजनीति में हो, कहीं पे भी यही नियम काम करता है कि यदि आदमी जो उसे करना चाहिए था वो ना करके और चीजें करता है तो व्यवस्था गिरती है। ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है जो हर जगह लागू होता है। लेकिन सभी जगह एक चीज और लागू होती है, और वो होती है कि यदि जो लोग सही काम नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, तो उनको यदि समझाया जा सके सही से, तो वो वैसा काम करने लग जाते हैं। फिर से वो अपने उस काम को करने लगते हैं जिस काम के लिए वो बनाए गए हैं। अब यहां पे हाइड्रोजन सेल बहुत खूबसूरती के साथ काम करता है। जैसे कि ज्योतिष कहता है
कि हाइड्रोजन सेल जो है वो बृहस्पति ग्रह का सूचक है और बृहस्पति ग्रह ज्ञान का सूचक है। बृहस्पति एक ऐसी चीज है, बृहस्पति एक ऐसा तत्व है जिसके बगैर कोई भी व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। लेकिन यदि वैज्ञानिक खोजने जाएंगे तो वैज्ञानिकों को वो बृहस्पति कहीं नहीं दिखाई देगा और वो व्यक्ति दिखाई देगा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मैं सपोज दैट एक गलत राह पे चला गया। अब सपोज दैट क्यों मैं यहां पे थोड़ा हंस रहा हूं, कई लोगों को लगता है कि मैं गलत राह पे चला गया, तो वहां पे अगर मुझे कोई समझाए और मुझे सही राह पे ले आए तो मैं तो सही राह पे आ गया, लेकिन पहले जो मुझे जानते थे उन्हें तब भी मेरा चेहरा यही याद है और जो अब वो मुझे देखेंगे तब भी उन्हें मेरा चेहरा याद है, लेकिन अंदर से कोई चीज है जो पूरे तरीके से बदल गई। उसी प्रकार आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा साइंटिफिक भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे कि हाइड्रोजन है तो ये H बोलेंगे, इसे हाइड्रोजन सेल को एक तरीके से H बोलेंगे। अब ये एक तरीके से H है, जब ये HO से मिलेगा तो O मतलब ऑक्सीजन, तब ये H2O बन जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, जब ये मिलती है तो ये पानी बन जाती है। ठीक है। अब आपको बता दूं कि हाइड्रोजन सेल जो है वो किसी भी सेल को जाके बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, बस हाइड्रोजन का सेल उस सेल्स को जाके या उस एटम को जाके, सेलो एटम जब मैं कह रहा हूं तो आप लोग अपने तरीके से इसको समझ लीजिएगा, कहीं कोई लोग सेलो एटम पे लड़ने लग जाएं तो प्लीज मत लड़िएगा। तो हाइड्रोजन का जो एटम है वो जब भी किसी एटम से मिलता है तो वो उस एटम को सपोर्ट करता है उस एटम के सही काम तक लाने के लिए। इसको मतलब आप ये समझें कि यदि कोई फ्री रेडिकल के रूप में एटम आपके शरीर में काम कर रहा है तो हाइड्रोजन का जैसे ही सेल वहां जाएगा, जैसे ही हाइड्रोजन के एटम आपकी बॉडी में प्रवेश करेंगे, वो तुरंत फ्री रेडिकल्स के साथ दोस्ती कर लेंगे और जैसे ही वो फ्री रेडिकल के साथ दोस्ती करेंगे तो वो जिससे दोस्ती करेंगे उस सेल को ये समझाएंगे कि तुम किस काम को करने के लिए हो। यानी कि आपकी फैक्ट्री में, आपके मकान में, आपके शरीर में जो कार्य प्रणाली डिस्टर्ब कर रहे थे उन सभी को सही करके समझा के उनकी कार्य प्रणाली में लगाने का काम ये करता है। ये कैसे ये प्रूफ हुआ, इसके संबंध में बहुत सारी खोजें की गई। आप उनको किताब में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतनी मोटी किताब अगर मैं बोलूंगा तो सिर्फ वो किताब ही समझाने के लिए हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपके सेल्स जो हैं वो मरते रहते हैं, सेल्स समय समय पे मरते रहते हैं, फिर नए पैदा होते रहते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में हाइड्रोजन दी जाती है तो आपके सेल्स की उम्र भी लंबी होने लगती है। आपके सेल फिर उस तरीके से नहीं मरते जिस तरीके से सामान्यतः मर रहे थे। इससे आपके शरीर में उम्र भी बढ़ती है और स्वास्थ्य भी बढ़ता है। ये शरीर में कई प्रकार के चेंजेस करता है जाके। तो शरीर में जब हाइड्रोजन को गैस फॉर्म में या फिर पानी की अच्छी फॉर्म में लिया जाता है तो ये आपके शरीर में जाके फ्री रेडिकल्स को उनकी सही जगह काम में पहुंचाने में मदद करता है। समझ लीजिए इस वीडियो का पूरा जो कंसेप्ट है वो इसी बात पे टिका हुआ है कि कैसे आपके शरीर में फ्री रेडिकल बीमारी का कारण बनते हैं और कैसे फ्री रेडिकल्स को ज्ञान देके ये सेल जिसको हाइड्रोजन बोला जाता है, ये एटम जिसको हाइड्रोजन बोला जाता है, ये आपके शरीर को ठीक करता है। तो इसके संबंध में बहुत खोजें हो चुकी हैं। ये 19-20 साल से इस पे खोजें हुई हैं और बहुत अच्छे परिणाम हैं। और उन परिणामों के साथ इस समय सबसे ज़्यादा इस पे जापान काम कर रहा है और दूसरे नंबर पे चीन इस पे काम कर रहा है। बाकी दुनिया में ये चीज़ें अभी तक इतनी ज़्यादा प्रचारित नहीं हुई हैं। इसीलिए जब मैं भारत में ये बोलता हूँ तो लोग सुनते हैं, तो जो मुझ पे विश्वास करते हैं वो तो इस पे भी विश्वास करते हैं और आगे खोज करते हैं। लेकिन जो नहीं समझ पाते उनके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये हाइड्रोजन कैसे ठीक कर रही है।
तो हाइड्रोजन इस ढंग से ठीक करती। अब यहां पे दो प्रश्न उठते हैं, वो दो प्रश्नों पे और बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अगर हाइड्रोजन इतनी ही अच्छी है तो मेडिकल साइंस ने इसको अभी तक छुपाया क्यों है या हम तक पहुंचने क्यों नहीं दिया। इसके पीछे इन्हीं किताबों में जो डॉक्टर्स हैं वो लिखते हैं, तो वो लिखते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई तो भले ही सरकारी माध्यमों से होती हो, ज़्यादातर तो प्राइवेट संस्थान मेडिकल की पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन मेडिकल पे जो खोजें होती हैं वो ज़्यादातर बड़ी कंपनियां करती हैं, और जो बड़ी कंपनियां खोजें करती हैं उनमें करोड़ों रुपए वो खर्च करती हैं, और उस करोड़ों रुपए को खर्च करके जो वो खोज करती हैं उन दवाइयों को वो पेटेंट कराती हैं, और पेटेंट कराने के बाद ही वो उससे पैसा कमा पाती है। और देखिए, आप सब जानते हैं बिजनेसमैन को केवल पैसे से लेना देना होता है। तो ऐसी कंडीशन में पहली बात प्रॉब्लम हाइड्रोजन के साथ ये है कि हाइड्रोजन को कॉपीराइट नहीं कराया जा सकता, पेटेंट नहीं कराया जा सकता। जिस प्रकार पानी को पेटेंट नहीं कराया जा सकता, धूप को पेटेंट नहीं कराया जा सकता, उसी तरीके से हाइड्रोजन को पेटेंट नहीं कराया जा सकता। तो किसी भी कंपनी को जब वो पेटेंट नहीं करा पाएगी तो उसको नुकसान ये होगा कि सभी लोग कर लेंगे इसको, तो पेटेंट नहीं कराया जा सकता। और दूसरी चीज इसी के साथ जुड़ी हुई ये है कि ऐसे ये कमाने के लिए आप देखते हैं कि सर दर्द की अलग दवाई, कान दर्द की अलग दवाई, हाथ दर्द की अलग दवाई, घुटने के दर्द की अलग दवाई, किडनी की अलग दवाई, हार्ट की अलग दवाई, हर एक की अलग 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 दवाइयां हैं। लेकिन यदि इन्होंने हाइड्रोजन ही सबको बता दिया तो ऐसी कंडीशन में एक ही चीज से सारे इलाज हो सकते हैं। अब यहां पे सबका धंधा चौपट होने वाला है। अगर हाइड्रोजन को, जो बातें मैं कह रहा हूं, अगर ये प्रचारित हो गई और हाइड्रोजन पे ही पूरा काम हुआ तो एक तरीके से समझ लीजिए धंधा चौपट, सबका, सारे डॉक्टरों का धंधा चौपट हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई की भी बहुत जरूरत नहीं होगी। ये मेरा एक वीडियो मात्र अगर आप पूरा देख लें तो पूरी मेडिकल साइंस की तबाही का और पूरी मेडिकल साइंस की तरक्की का कारण इस वीडियो में, एकमात्र वीडियो में छुपा हुआ है। तो ये कारण में है जिसकी वजह से मेडिकल लॉबी हाइड्रोजन को इतना ज्यादा प्रचारित नहीं करती, जबकि इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है, अपने तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन एक तीसरा कारण भी है, और वो तीसरा कारण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस तीसरे कारण के वजह से सखा वेलनेस का जन्म हुआ। हाइड्रोजन तो सखा वेलनेस से पहले भी थी, हाइड्रोजन तो सखा वेलनेस से पहले भी इस दुनिया में थी और इसकी मशीनें भी आ गई थी, उस पर काम भी चल रहा था। लेकिन तीसरा कारण जो मेडिकली साइंस के लिए भी एक विषय है, और वही सखा वेलनेस के जन्म का कारण, तो वो दोनों एक साथ ही आएगी बात। उसमें यह है, यदि किसी व्यक्ति के किडनी में प्रॉब्लम होती है और उस व्यक्ति को हाइड्रोजन दी जाए, तो हाइड्रोजन तो सिंपली बॉडी में जाके अपना काम करेगी, और सिंपली तरीके से वो ये थोड़ी ना है कि कहाँ पे ज्यादा बीमारी है कहाँ पे कम है, वो तो सभी फ्री रेडिकल से मतलब बातचीत शुरू कर देगी। अब बॉडी में तो पूरे इतने सारे ऑर्गन्स, ना जाने कितने तरीके की बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, तो उन सब के साथ जब वो काम करेगी तो अभी आपको तकलीफ बहुत है और आपको तुरंत रिलीफ चाहिए। ऐसे में ये चीज आपको तुरंत रिलीफ नहीं दे सकती, इसको रिलीफ देने में लंबा समय लग जाएगा। आप ये मान के चलिए कि इसको आपको सही से रिलीफ देने में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाएंगे। और ये भी एक मेडिकल साइंस का रीजन है कि जिसकी वजह से वो इसे प्रचारित नहीं करते, क्योंकि हर व्यक्ति को तुरंत इलाज चाहिए। यहां पे जो है वो सखा वेलनेस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया। सखा वेलनेस ने यहां पे खोज की, और यहां पे खोज की, और यहां पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया रागा को, ज्योतिष को। रागा और ज्योतिष के माध्यम से हम उस ऊर्जा को, जिसको आप हाइड्रोजन बोलते हैं, उस ऊर्जा को उस
ऑर्गन की तरफ धक्का देने में काम करते हैं जिस ऑर्गन को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रखी है, सबसे ज्यादा बीमार हो रखा है, उस ऑर्गन की तरफ हम इसको भेजने का काम करते हैं। कई लोग यहां पे ये सोचेंगे कि ये क्या मतलब आप कैसे भेज देते हैं, क्या आप हाइड्रोजन से बात करते हैं क्या? तो मैं उनको बता देता हूं कि इन्हीं किताबों में आपको पढ़ते हुए ये मिल जाएगा जब ये लिखते हैं कि ये एक इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल है और ये आपसे बातें करता है, ये आपको समझता है। और किसी भी सेल में ऐसी क्षमता नहीं है जो कि हाइड्रोजन सेल में है। हाइड्रोजन सेल को इन्हीं वैज्ञानिकों ने गॉड भी बोला है, हाइड्रोजन इज गॉड तक ये तक इस्तेमाल किया है। इसी पे शोध करते हुए ये वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हम हैरान हैं कि ये किस ढंग से काम करता है और कितना शार्प काम करता है। ये कम्युनिकेट करता है, ये एक इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल है। तो ये उसकी इंटेलिजेंसी है, लेकिन उसके साथ ये कम्युनिकेट कैसे करें वो पश्चिम का विज्ञान नहीं जानता। वहीं पे हमने भारत की पुरानी पद्धति जो है रागा की और ज्योतिष की उसका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके इसको हम उस ऑर्गन तक सीधे पहुंचाने के लिए काम कर सके जिस ऑर्गन को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अब एक और बात आती है कि योग निद्रा। ये योग निद्रा क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। एक साइंस है क्वांटम का, क्वांटम इंटेंगलमेंट। अब क्वांटम इंटेंगलमेंट के तहत ये बात होती है कि यदि यहां पे एक सेल को जलाया जाए तो उस सेल के साथ जो भी सेल कनेक्शन में रहा होगा उसके कभी को, क्योंकि ये देखिए ये अस्तित्व बहुत पुराना है और हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ये कहीं ना कहीं किन्हीं और सेल्स के साथ समय बिता चुके हैं, उनके साथ इनकी दोस्ती रह चुकी है। जैसे आपके नाना नानी, आपके दादा दादी किन्हीं के साथ दोस्ती कर चुके हों तो वो कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें बताओगे कि हम उनके लड़के हैं, उनके पोते हैं, तो वो आपके साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे, मित्रवत व्यवहार करेंगे। तो उसी तरीके से क्वांटम इंटेंगलमेंट जो है वो इस तरीके से काम करता है कि यदि यहां पे हमें कुछ होता है तो हमारे साथ बिताए गए जो सेल हैं, जो करोड़ों वर्ष दूर हैं, जो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं, जो अस्तित्व के उस कोने पे भी हैं, उनमें तुरंत जो है वो एकदम रिएक्शन होगा। और ये खोज हो चुकी है, उनमें तुरंत रिएक्शंस होते हैं, जबकि वहां प्रकाश को पहुंचने में करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, लेकिन वहां तक उस बात का पहुंचना तुरंत हो जाता है जो बात आपके साथ घटित हुई। अब ये एक ऐसा साइंस है जिसको अभी बुद्धि के पार जाता है, लेकिन क्या करूं, इनको भी समझना पड़ेगा। जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं वो मेरी बात को थोड़ा समझें। तो यहां पे योग निद्रा एक प्रकार का एक ऐसा व्यक्ति का निर्माण, मैं खुद योग निद्रा पे बहुत काम करे हूं। अब इस पे काम करने के कारण मैं बहुत आसानी से किसी के साथ भी कनेक्ट हो पाता हूं। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति आया जिसको कोई बीमारी है और मैं उसको कभी भी जानता नहीं हूं, लेकिन मैं उसके साथ एक संबंध स्थापित कर सकता हूं और इस संबंध के लिए किसी प्रकार का कुछ जरूरत नहीं होगी। जैसे एक गाने की लाइन में मैं आपको एक बात बताता हूं। एक गाने की लाइन है जगजीत सिंह की, वो कहते हैं मां हो और उसका बच्चा हो छोटा, तो यदि छोटा बच्चा भूखा है और मां उससे 50 किलोमीटर दूर भी गई हुई है, तो इधर बच्चे की भूख के कारण उस मां की छाती से जो है वो दूध आने लग जाता है। ये मैंने स्वयं देखा है और आप में से भी बहुत लोगों को इसका अनुभव होगा। तो जगजीत सिंह का एक गजल है, उसके एक बोल हैं कि मैं रोया परदेश में भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। तो ये जो बात है वो कह रहे हैं जगजीत सिंह, वही बात क्वांटम एंटेंगलमेंट में लागू होती है कि आपके साथ जिसका कनेक्शन रहा हो
वो चाहे आपसे कितनी भी दूरी पे चला गया, हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी क्यों ना हो, लेकिन बिन चिट्ठी बिन तार वहां सब कुछ पहुंच जाता है, वो सारे संदेश पहुंच जाते हैं। तो जब कोई एक अच्छा डॉक्टर कौन होता है? अच्छा डॉक्टर वो व्यक्ति होता है जो मरीज के साथ एक मित्रवत संबंध स्थापित कर ले, और एक मित्रवत संबंध के कारण वो मरीज को अच्छे से ठीक कर पाता है। आपने देखा होगा हर एक का एक फैमिली डॉक्टर होता है। एक ही डॉक्टर सबका फैमिली डॉक्टर क्यों नहीं होता? क्यों? पढ़ा लिखा तो है। तो अलग अलग डॉक्टर अलग अलग लोगों को आकर्षित करने की योग्यता रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर एक के लिए काम आ सकते हैं। योग निद्रा उसी प्रकार की बात है। योग निद्रा के लिए मैं कभी अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन योग निद्रा एक ऐसी कला है जिसके साथ मैं किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा संबंध स्थापित कर सकता हूं जैसे वो मेरा ही हो। और यही कारण है कि आप सखा परिवार को देखें या कई लोगों को देखें, मैं हर एक को आराम से गले लगा लेता हूं जिसको मैं जानता भी नहीं। वो योग निद्रा का हुनर है। तो जब कोई बीमार होता है तो उसके ग्रह स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि उसको दुनिया की कोई भी दवा ठीक ना कर पाए, क्योंकि जब डॉक्टर बाहर से उसके कुछ अंदर दे रहा है, जब तक कनेक्शन नहीं बनाएगा तब तक बाहर की चीज अंदर भी इंपैक्ट नहीं डालती। ये हमने इस पैथी में जाना कि जब हम कनेक्शन बना के किसी के साथ काम करते हैं, तो यदि उसके स्टार्स इस योग्य नहीं है कि उसको हील कर सकें, वहां पे हम अपने स्टार्स का इस्तेमाल करके उसको हीलिंग की तरफ ले चलते हैं। आपको एक बहुत बड़ा प्रमाण देता हूं कि ये होता है, और वो प्रमाण ये है कि मात्र 1.5 साल पहले के आप मेरे फोटो देख लीजिए। मैंने कभी जिंदगी में सिर्फ एक बार किसी के कहने पे खिजाब लगा लिया था, उसके अतिरिक्त मैंने कभी भी कोई खिजाब नहीं लगाया। लेकिन आप मेरी दाढ़ी को पिछले 1.5 साल में पूरे तरीके से सफेद होता देख पा रहे होंगे। बहुत से लोग इस पे प्रश्न करते हैं कि ये सका आपकी दाढ़ी क्यों सफेद हो रही, बहुत तेजी से आप बूढ़े हो रहे हो। असली बात यह है कि हम जब किसी की बीमारी के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो उसकी बीमारी का थोड़ा इंपैक्ट हम पे भी आता है। उससे बचने के भी कुछ उपाय होते हैं, वो हम उस पर भी हम बात नहीं करना चाहते हैं, हम उसको भी करते हैं बहुत छोटे रूप में, फिर भी हम पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट आता है। और वो संबंध बना के ही हम किसी को ठीक कर सकते हैं, और किसी ऐसे को भी ठीक कर सकते हैं जिसको हमने कभी देखा भी नहीं, जिससे हम कभी मिले भी नहीं। आपको हैरानी होगी जान के, सखा वेलनेस में आने वाले जितने भी मरीज हैं उनमें से 95% मरीजों से मैं आज तक मिला नहीं हूं, मैंने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। और दुनिया के सब जगह, सभी कोनों पे, सभी देशों में लगभग इस समय लोग इलाज ले रहे हैं, और वहां पे उनका इलाज चलता है। लेकिन मेरा एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन उनके साथ काम करता है, और वो कनेक्शन ही इस सेल को, इस मॉलिक्यूल को, इस हाइड्रोजन सेल को उनके अंदर अच्छे ढंग से काम करने के लिए संदेशवाहक का काम करता है। ये चौथी चीज़ थी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैंने इस वीडियो में अपना अथक प्रयास किया है कि सामान्य से सामान्य शैली में आपको समझा सकूं कि किस तरीके से ये ऊर्जा, ये थेरेपी दुनिया बदल सकती है, सभी बीमारियों का समाधान कर सकती है। आपके आगे भी जो सवाल होंगे उनको उत्तर देने के लिए मैं आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारे प्रयास से शरीर में होने वाली बीमारियों को और सखा वेलनेस की पैथी को आपने इस वीडियो से समझा होगा। यदि आप किसी भी ऐसी गंभीर बीमारी से निजात पाना चाहते हैं तो आप सखा वेलनेस में एक बार ज़रूर संपर्क करें। और जो लोग ऐसी बीमारियों से ग्रसित नहीं हैं, फिट हैं और अपनी फिटनेस बरकरार रखना चाहते हैं, तो वो लोग भी सखा वेलनेस में ज़रूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।